बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कॉलेजियम व्यवस्था को देखा, उसमें कुछ दोष निहित हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की और कुछ सुधार के कदम को भी देखा। अब हम लोगों को यह ज्ञात हो चुका है कि यह कॉलेजियम व्यवस्था अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित है, जैसे कि अपारदर्शिता, गैर जवाबदेहिता, भाई भतीजावाद इत्यादि। जब इसके सुधार के कदम की चर्चा हो रही थी तो उस एक कदम में से था एनजीएसी पर पुनर्विचार, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे संक्षेप में एनजीएसी कहा जाता है, उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या है। तो सबसे पहले मैं रंग बदल लेता हूं ताकि आसानी हो आगे चलकर। तो सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है, फिर इसमें निहित वीटो शक्ति की बात करेंगे, फिर नामकरण समिति क्या होता है जो यहाँ चर्चा की गई है, फिर रिक्तियों की भरने की प्रक्रिया क्या होगी, यह कॉलेजियम व्यवस्था से किस तरीके से अलग होगा, फिर जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया, इसमें किस प्रकार से चयन की प्रक्रिया होती है, यह कॉलेजियम व्यवस्था से किस तरीके से अलग है, और एनजीएसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है, इसके बारे में भी सीखेंगे और अंत में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एनजीएसी क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। तो यह जो निकाय है, न्यायिक निकाय है, इसका उद्भव 2014 में होता है। कैसे हुआ? तो संविधान में संशोधन के जरिए हुआ था। कौन से नंबर का संशोधन था? तो 99 नंबर का संशोधन था। कब हुआ? तो वर्ष 2014 में हुआ। तो वर्ष 2014 में संविधान में संशोधन करने के पश्चात 124A, 124B और 124C अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए, और जैसे ही यह व्यवस्था संविधान में आया, संशोधन के जरिए इसने कॉलेजियम व्यवस्था को प्रतिस्थापन कर दिया, यानी कि अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनका स्थानांतरण का कार्य कॉलेजियम व्यवस्था से ट्रांसफर होने वाला था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को। अभी वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था ही जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर का कार्य देखती है। तो वर्ष 2014 में संविधान में संशोधन किया गया था और कॉलेजियम से वह शक्ति हटाकर इस आयोग को दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2015 में इस संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया। साथियों, जब इस कॉलेजियम व्यवस्था का विकास हो रहा था तो उस समय पूरे भारतवर्ष में गठबंधन की सरकार थी, और गठबंधन की सरकार यानी कि कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद आंतरिक कलह से ग्रसित होती है। इसी वजह से न्यायपालिका ने हावी होकर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन संविधान कुछ और कहता था। संविधान में तो कहीं जिक्र ही नहीं था कॉलेजियम व्यवस्था का, फिर भी यह शक्ति आ गई थी। जब 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब उसने इस शक्ति को अपने अंदर फिर से लाने का प्रयास किया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को निरस्त कर दिया। वो आगे जाकर सीखेंगे क्यों किया। फिलहाल तो हमें यह जानना यहाँ जरूरी है कि यह संशोधन 2014 में आया था। नंबर क्या था? तो 99 नंबर का था, और इसमें संविधान में कहाँ परिवर्तन किए गए। अगर संविधान में संशोधन हो रहा है यानी कि उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, तो चेंजेस कहाँ हुए कि
अनुच्छेद 124A, अनुच्छेद 124B और अनुच्छेद 124C जोड़ा गया। और यह क्या था, तो यह कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक स्वतंत्र आयोग के गठन का प्रावधान करता था। यानी कि कॉलेजियम प्रणाली जो जजों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण का कार्य देखती थी, अब वो कहां ट्रांसफर होने वाला था, तो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग में ट्रांसफर होने वाला था। आइए देखते हैं इसकी संरचना क्या थी। इसके जो सबसे मुख्य सदस्य थे वो थे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वही इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये देख रहे हैं अभी वर्तमान में, अगर यह आयोग अस्तित्व में होता, अभी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। लेकिन फिर हम यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी कॉलेजियम व्यवस्था पर विवाद गहरा गया है और कार्यपालिका द्वारा मांग की जा रही है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को फिर से लागू किया जाए। तो अगर हम लोग इसकी संरचना को समझ लेंगे अभी, तो अभी जब इस पर फिर से कोई बहस होगी तो हम लोगों को आसानी होगी, और पूर्ण विकास क्रम को भी तो समझना है, क्योंकि जो न्यायिक नियुक्ति है ये कोई आसान मामला नहीं है। इसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वर्ष 1973 के बाद से अभी तक की स्थिति कितनी उतार और चढ़ाव भरी है। तो इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, भारत के न्यायपालिका के सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। और अभी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो DY चंद्रचूड़ साहब है। इस आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश को भी शामिल किया गया था। ये देख रहे हैं, ये संजीव खन्ना है, इनके पिताजी भी जज थे, और एक गवई साहब हैं। और अभी ये वर्तमान में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। तो ये 3 हो गए, चौथे कौन है, चौथे और पांचवें आगे देखते हैं। तो पदन सदस्य के रूप में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, अभी वर्तमान में किरण रिजिजू साहब कानून मंत्री हैं, तो वो भी इस आयोग के एक सदस्य होंगे। आगे देख रहे हैं, नागरिक समाज के 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति, एमिनेंट पर्सन। तो अभी यह आयोग तो अस्तित्व में है नहीं, अगर होता तो यहाँ 2 व्यक्ति और होते, और ये 2 व्यक्ति विषय विशेषज्ञ होते जो न्याय से जुड़े रहते। तो ध्यान रखिएगा, टोटल कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 मेंबर होते हैं। अभी ये 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ये कहां से आएंगे भला, ये दोनों तो जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम होते हैं। कानून मंत्री जो भी रहेंगे, भार साधक कुछ समय यहाँ आ जाएंगे। अगर यह आयोग अभी अस्तित्व में होता तो किरण रिजिजू साहब होते। ये 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनको नामित किया जाता है। और इनको नामित कौन करता है, नामकरण समिति में कौन कौन होते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति प्लस भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो ये 3 लोग मिलकर इन 2 नामों के ऊपर विचार करते, और यही समिति, यही नामकरण समिति इन दोनों लोगों का नाम नामित करती। तो हम लोग यहां देख लेते हैं कि ये देखिए नामकरण समिति में कौन होंगे, तो 3 मेंबर। ध्यान रखिएगा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग में जो 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एमिनेंट पर्सन है, उनका नामकरण नामित समिति के द्वारा किया जाएगा। और नामित समिति में 3 मेंबर होंगे। एक तो होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, और दूसरे होंगे भारत के प्रधानमंत्री, और यहाँ पर आप तीसरे देख रहे हैं तो वो है विपक्ष के नेता। और जो विपक्ष का जो नेता है, विपक्ष का नेता कहाँ, तो लोकसभा में।
लोकसभा में विपक्ष का नेता यहां तीसरा मेंबर होना था, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद वर्ष 2014 से ही रिक्त है, क्योंकि विपक्ष के नेता के रूप में क्वालिफाई करने के लिए 10% लोकसभा की जितनी भी शक्ति है उसका 10% होना जरूरी है। और अभी कांग्रेस सबसे बड़ा दल है लोकसभा में विपक्ष के रूप में, तो उसके पास 52 सीट ही है और होना है 55, 10%, तो 55 सीट नहीं है किसी के पास वर्ष 2014 से, इसीलिए लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद अभी खाली है। ध्यान रखिएगा, तो तीसरा मेंबर यहां तो है ही नहीं। अगर यह आयोग अभी अस्तित्व में होता तो 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नामकरण नहीं हो पाता, क्योंकि नामकरण समिति में अभी आप देखें तो नामकरण समिति में लोकसभा के विपक्ष का नेता कोई है ही नहीं। 2014 से यह पद खाली है। और लीडर ऑफ अपोजिशन 2 होते हैं, एक लोकसभा में होता है और एक राज्यसभा में होता है। और इनको मान्यता कौन देता है? तो लोकसभा में स्पीकर देते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति देते हैं। तो यह तो हो गई इस आयोग की संरचना। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनमें से एक, चाहे यह वाला या चाहे यह वाला, या तो एससी होना चाहिए, अगर एससी नहीं है तो एसटी होना चाहिए, और अगर एसटी नहीं है तो ओबीसी होना चाहिए, और अगर ये तीनों नहीं है तो कम से कम महिला तो होनी ही चाहिए, और अगर ये चारों नहीं है तो मानिए तो अल्पसंख्यक होना ही चाहिए। तो जब नामकरण समिति इन दोनों के नामों को नामित करेगी, नामकरण समिति में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, वो तीनों मिलके जब इन दोनों नाम की अनुशंसा करेंगे, तब इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन दोनों में से एक या तो एससी हो, या तो एसटी हो, या तो ओबीसी हो, या तो वीमेन हो, या तो वह अल्पसंख्यक हो। और ध्यान रखना है हम लोगों को यहाँ पर कि ये जो दोनों व्यक्ति होंगे ये फिर से नामित नहीं हो सकते हैं, पुनर्नामित इनको नहीं किया जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए पांडुरंगा एक बार यहाँ नामित हो गया इस आयोग में, तो दोबारा नहीं हो सकता है, और एक बार नामित होने के बाद ये 3 वर्ष तक कार्य करते हैं। आगे देख रहे हैं, चौथे न्यायाधीश मामले 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजीएससी को निरस्त कर दिया गया। 2014 में अस्तित्व में आया था, 1 साल सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह आयोग असंवैधानिक है, इसीलिए हम लोग इसको निरस्त करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या कुछ आगे हुआ। तो यह वीटो शक्ति, इसको समझिएगा आप लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आगे जाकर यही तर्क देगा। यदि आयोग के कोई 2 सदस्य किसी नाम को अस्वीकार करते हैं तो एनजीएससी उस न्यायाधीश की अनुशंसा नहीं करेगा। साथियों, एनजीएससी में 6 मेंबर हैं। अगर किसी नाम पर, मान लीजिए पांडुरंगा को अब जज बनाया जाना है, अगर इस पांडुरंगा को जज बनाया जाना, और अगर 6 में से अगर कोई भी 2 सदस्य सहमत नहीं है, 2 भी सदस्यों ने अगर वीटो किया है, 2 सदस्य सहमत नहीं है मान लीजिए, तो फिर पांडुरंगा के नाम का अनुशंसा नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर अगर किसी के नाम पर चर्चा हो रही है और अगर 2 सदस्यों ने वीटो कर दिया तो फिर उस नाम की अनुशंसा नहीं की जाएगी। यह व्यवस्था कॉलेजियम में भी था। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा वीटो शक्ति को। तो इसको तो समझ चुके हैं हम लोग। अभी देखिए रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया, तो मामला चलेगा केंद्र सरकार से। केंद्र सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के मामले में एनजीएससी को एक संदर्भ देगी। केंद्र सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बोलेगी, भैया कि इस हाई कोर्ट में या इस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इतने पद रिक्त हैं और आप इनको भरने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू करिए। तो केंद्र सरकार बोलेगा चलो भाई इतने 10 पद रिक्त हो गए हैं, आप इनके नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करिए, या फलाना हाई कोर्ट में फलाने हाई कोर्ट से जजों का ट्रांसफर करिए, ऐसा होना चाहिए। तो
मामला कहां से शुरू होगा? केंद्र सरकार से शुरू होगा। प्रश्न है कि क्यों शुरू होगा? केंद्र साथियों, पूरे दुनिया भर में जो नियुक्ति का कार्य है उसको कार्यपालिका की शक्ति मानी जाती है। अपॉइंटमेंट पावर हमेशा पूरे विश्व भर के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा कार्यपालिका के हाथों में रही है। तो एनजीएसी में भी यही संकल्पना निहित है कि अगर उच्च न्यायालयों में या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अगर दिखती है तो केंद्र सरकार तलब करेगी किसको? तो एनजीएसी को, कि भाई आप इनके भरने की प्रक्रिया को शुरू करें। तो आगे बढ़ता हूं अगले स्लाइड्स की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया क्या होगी? चयन की प्रक्रिया देखते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करनी है तो किसको आधार बनाया जाएगा? वरिष्ठता को, यानी कि उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होगा उसी को भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाएगा। आगे देखते हैं तो यह कैसे होगा, यही जो लाइन है इसको यहां देखते हैं कि एनजीएसी सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश किसको कर देगा? तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उसको नियुक्त कर देगा। फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि एनजीएसी उस समय सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जजेस की सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए राष्ट्रपति को करेगा, क्योंकि अभी भी संविधान के अनुच्छेद 124 जो 2 है उसमें तो नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो सेकेंड जजेस केस था 1993 में, उसमें उन्होंने कहा था कि परामर्श का अर्थ सहमति है, लेकिन नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही कर रहा था, केवल सलाह ले रहा था। कहां से? कॉलेजियम से, जो बाध्यकारी प्रकृति का घोषित कर रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां भी तो व्यवस्था वही होगी, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन अब सलाह देने के स्थान पर कॉलेजियम की जगह पर क्या आ गया है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अगर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में चर्चा होगा तो वहां उनकी योग्यता या क्षमता देखा जाएगा। न्यायमूर्ति के संदर्भ में उसकी वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट की अभी संख्या देखें तो 34 है, तो एक होते हैं सीजीआई और बाकी होते हैं अदर जजेस। तो इनके चुनाव के लिए इनकी योग्यता, इनकी क्षमता, इनकी प्रतिष्ठा आदि को देखा जाता है, लेकिन इनकी नियुक्ति के लिए वरिष्ठता को देखा जाता है। तो एनजीएसी जब भी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए चर्चा करेगा तो इनको आधार बनाएगा, जो नाम इनको सही लगेगा योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आगे देख रहे हैं 2 वरिष्ठतम जज और कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलकर चर्चा करेंगे किसी नाम पर। अगर उपयुक्त लगता है तो राष्ट्रपति को भेज देंगे और राष्ट्रपति फिर उनकी नियुक्ति कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, और अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो तो आधार क्या बनाएंगे? वरिष्ठता, योग्यता और क्षमता दोनों। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो तो इसके लिए भी आधार क्या होगा? योग्यता होगा और क्षमता होगा। अब जरा देखते हैं, अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो प्रक्रिया क्या होगी? तो जो एनजीएसी है पहले नामों का चुनाव कर लेगा। इसमें जो सदस्य है 6 मेंबर, वो नामों पर चर्चा कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे संबंधित हाई कोर्ट को। संबंधित हाई कोर्ट एक समिति बनाएगा, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ये 2 फिर
फिर इन लोग चर्चा करेंगे उस नाम पर जिस नाम को एनजीएसी ने भेजा है, और चर्चा करने के दौरान वो कंसल्ट भी करेंगे। किससे किससे करेंगे? तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से, और उस राज्य के राज्यपाल से। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसको भेज दिया जाएगा एनजीएसी के पास, और अगर एनजीएसी सहमत है तो आगे भेज देगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देगा। तो इस तरीके से व्यवस्था है। एनजीएसी इस तरीके से कार्य करता अगर वह अस्तित्व में होता, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में इसको निरस्त किया उसे 4th जजेस केस 2015 के नाम से जानते हैं। क्यों किया है, कारण देखते हैं। तो यहां पर पहला कारण बताया गया था राजनीतिक हस्तक्षेप। अभी एनजीएसी में एक कानून मंत्री हैं और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चुनाव एक नामकरण समिति कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और जो तीसरे मेंबर है वो है प्रधानमंत्री। तो अगर नामकरण समिति में भी देखें तो 2 राजनीतिक व्यक्ति हैं जो 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चुनाव कर रहे हैं, और अगर न्यायिक नियुक्ति आयोग में भी देखें तो 6 मेंबर में से एक मंत्री कार्यपालिका का है, कानून मंत्री। तो बोले ये सीधे सीधे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में राजनीतिक हस्तक्षेप है। तो ये पहला है, क्योंकि इसमें एनजीएसी में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जा रहा है तो इसमें कार्यपालिका के सदस्यों की भूमिका ज्यादा हो गई है, ऐसा मानना था सुप्रीम कोर्ट का, इसीलिए उन्होंने इसको खारिज किया। एक कारण। दूसरा कारण कानून मंत्री की उपस्थिति। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना था अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में कानून मंत्री संलग्न है, अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में कानून मंत्री संलग्न है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह जो न्यायाधीश है किसी न किसी तरीके से बाइंड है, किससे? तो कानून मंत्री से। तो जब वह निर्णय देगा तो वह स्वतंत्र नहीं होगा। और इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां हम ऐसा देख रहे हैं कि निर्णय देने में पक्षपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट को समस्या थी कानून मंत्री की उपस्थिति उस आयोग में। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो जाएगी। अच्छा भाई, अब इनको जरा समझिएगा आप लोग। इसको मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो समस्या बताया था अगर उसको दूर कर दें और फिर एनजीएसी को लाए तो क्या वह सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज करेगा या नहीं करेगा? करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो वो समस्या बताया उसको तो दूर कर दिया गया है ना। तो समस्या को जानिए आप। तो क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो गई, ऐसा कह रहे हैं जो जिस पीठ ने सुनवाई किया वह पीठ ऐसा कह रहा था। साथियों, इस संविधान का, भारतीय संविधान का जो मूल तत्व है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इस आयोग के बनने से सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कंट्रोल में आ जाएगी। और इस संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। और 1973 केशवानंद मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन संविधान के मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट का मानना था इस आयोग के बनने से संविधान का जो मूल ढांचा उसमें संशोधन हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भंग कर दिया गया। इसीलिए यह संविधान संशोधन अधिनियम 2014 99 नंबर अनुपयुक्त है, निरस्त कर देते हैं इसको हम लोग, और कर भी दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, मूल ढांचा का सिद्धांत शामिल था और सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि यह इस आयोग को निर्मित करके संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ दिया गया है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वीटो शक्ति थी। दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसको नामकरण समिति ने चुना है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है और प्रधानमंत्री है, इन तीनों व्यक्तियों से 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति आएंगे। और ये दोनों प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर वीटो कर देते हैं तो कोई भी नाम तो आगे राष्ट्रपति के पास जाएगा ही नहीं।
तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो बाहर से आएंगे ये चाहे तो किसी भी नाम को रोक सकते हैं और ये भी एक कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप है। विधायिका से लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा आएंगे, कार्यपालिका से स्वयं प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये कुछ मुख्य समस्या थी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से उन्होंने उसको 2015 में निरस्त कर दिया और 2015 वाला यह मामला लोकप्रिय है किस नाम से, तो फोर्थ जजेस केस 2015। आगे बढ़ता हूं मैं साथियों और कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं। इसके लिए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 पारित किया गया था। तो जी हाँ साथियों, किया तो गया था, 2015 में इसको खारिज कर दिया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कार्यरत है? नहीं है, 2015 में निरस्त हो गया है। कॉलेजियम व्यवस्था को कानूनी अधिकार प्राप्त है? बिल्कुल भी नहीं, ना तो इसका उल्लेख संविधान में है, ना ही इसके लिए कोई संसद से कानून बनाया गया है, यानी कि केवल कथन एक सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रावधानों के लिए विचार करिए। आइए करते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 6 होगी। जी हाँ, अभी हम लोगों ने सीखा अध्यक्ष कानून एवं न्याय मंत्री होंगे। नहीं, इस न्यायिक नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इसीलिए यह वाला कथन गलत होगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामकरण समिति में विपक्ष के नेता को भी शामिल करने का प्रावधान है। जी हाँ, प्रावधान है। और विपक्ष के नेता कहाँ के, लोकसभा के कि राज्यसभा के, तो लोकसभा के। आगे बढ़ते हैं। यदि आयोग के कोई दो सदस्य किसी नाम को अस्वीकार करते हैं तो एनजीएसी उस न्यायाधीश की अनुशंसा नहीं करेगा। तो जी हाँ साथियों, यह कथन भी क्या है, सही है। तो कथन 1, 3 और 4 सही होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ देखते हैं यह प्रश्न, परामर्श का अर्थ सहमति प्रथम न्यायाधीश मामले में लिया गया था। तो साथियों यह कथन गलत है। पहले न्यायाधीश प्रथम न्यायाधीश मामले में तो कह दिया गया था कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श कर सकता है और नहीं चाहे तो नहीं भी करेगा। और परामर्श अगर जो भी देता है दो वरिष्ठतम न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को, तो उसको मानने को भी बाध्य वो नहीं है प्रथम न्यायाधीश मामले में। वो तो द्वितीय न्यायाधीश मामले में आया 1993 में, जिसमें कहा गया कि परामर्श का अर्थ सहमति है। और फिर वहां पर उस परामर्श देने के लिए एक प्रणाली बनाई गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते थे। फिर 1998 में जाकर तृतीय जज केस है, उसमें कॉलेजियम में सुधार किया गया और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जहां 2 थे उसको 4 किया गया। तो यह वाला कथन गलत है, यह दूसरे में हुआ था, प्रथम में। अगर यह द्वितीय लग जाता तो यह वाला कथन सही हो जाता। वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था का रूप तृतीय न्यायाधीश मामले में 1982 में आया था। तो साथ ही अगर आप यहाँ देखें, यहाँ तक तो सही है, तृतीय में ही आया था। तृतीय में ही कहा गया था कि एक सीजीआई होगा और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे 1998 में, और यही अभी तक कार्य कर रहा है। लेकिन यह 1998 में आया था, 1982 में नहीं आया था, इसीलिए यह कथन भी गलत होगा। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को चौथे न्यायाधीश में मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। तो यह कथन सही है, तो केवल कथन 3 सही होगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।